हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल से क्लास में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 9th के यानी कि अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। जैसा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग को देख रहे होंगे 30 नंबर क्वेश्चन है, जो कि 5 नंबर में पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। ठीक है ना, एक बार फिर से सुनिए। सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। अच्छा, समांतर भी होती है और आधी भी होती है, यही हम लोग को बताना है। यानी कि ये जो है ना मध्य बिंदु का प्रमेय जो है, ये मध्य बिंदु का प्रमेय है जो हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। और यही हमेशा 5 नंबर में पूछा जाता है क्लास 9th में। तो वीडियो को आप लोग अंत जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध करें, यानी कि सिद्ध तो करना ही है हम लोग को। लेकिन इसमें देखिए किसी त्रिभुज में, एक त्रिभुज ले लेंगे हम लोग, यहाँ ड्रा कर लेते हैं एक त्रिभुज। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है। अच्छा, किन्हीं दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले, तो दो भुजा पर यहाँ पर दे दीजिए मध्य बिंदु। देखिए इस भुजा यानी AB भुजा पर मध्य बिंदु यानी पीछे पीछे को पॉइंट दे दीजिए। अच्छा, इधर भी एक पॉइंट दे दीजिए, पीछे पीछे को दे दीजिए पॉइंट। इसका मान भी ले सकते हैं, मान लीजिए इसको ले लिया डी, इसको ले लिया ए। ठीक है, अब इसको लाइन को हम लोग मिला देते हैं। चलिए मिला दिए। तो सिद्ध करना को चाहिए तो यहाँ पर लिख लेंगे जो जो हम लोग को सिद्ध करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर करना क्या है, हम लोग को सिद्ध करना है। तो सिद्ध कुछ करना है हम लोग को, DE समांतर होगी BC के, यही ना। और एक और सिद्ध करना है कि DE आधा होगी BC के। ठीक है, आधा होगी BC के। और आप लोग लाइव सेशन में इसका थोड़ा सा मैं सिद्ध तो नहीं, यानी पूरा पूरा इसका कॉन्सेप्ट भी इसी टाइप का क्वेश्चन था जिसे मैं बताया था। ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पहले सिद्ध करते हैं बढ़िया से। चलिए अब हम लोग यही सिद्ध करना है ना। चलिए इसको रख देते हैं, डी समांतर BC होगा। अच्छा, दिया हुआ कौन चीज़ वो भी लिख लेते हैं। चलिए दिया हुआ जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। तो क्या दिया हुआ है देखिए, तो डी जो है मध्य बिंदु है ना, यानी कि AD बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो लिख दीजिए AD बराबर BD, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा, इधर भी AE बराबर कोई हो जाएगा, EC हो जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ पर AE बराबर EC। क्लियर है यहाँ तक, AE बराबर क्या हो गया, EC हो गया। अब देखिए AD बराबर BD हो गया, AE बराबर EC हो गया। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है वो हम लोग को यहाँ पर देखने वाली बात है। ठीक ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक लाइनिंग जो होता है ना वो हम लोग यहाँ पर ड्रा करेंगे। ठीक है, एक लाइन ड्रा करेंगे। अच्छा, तो किसके समांतर ड्रा करेंगे, तो BD के समांतर एक लाइन यहाँ पर मान लीजिए हम लोग यहाँ ड्रा कर लेते हैं। और इसके बाद इसको ज्वाइनिंग कर देते, इसको बढ़ा देंगे। ठीक ना, यानी कि यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोग को रचना, रचना लिखना पड़ेगा। लिखेंगे क्या, तो सी एफ समांतर BD खींचने पर यानी CF जो है ना BD के समांतर खींचने पर। ठीक है, समांतर खींचेंगे। सी एफ जो लाइन यहाँ पर ये हुआ, ये किसके समांतर होगा, BD के समांतर हम लोग खींचेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे यानी कि रचना करेंगे। ठीक ना। और उसके बाद भी लिखेंगे कि और, ठीक है, और DE को F तक बढ़ाने पर, और क्या लिखेंगे, DE को F बिंदु तक बढ़ाने पर। चलिए इसके बाद अब चलते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर EFC नाम का एक त्रिभुज बन गया है। यहाँ पर EFC एक त्रिभुज बन गया है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ई को हम लोग लिख लेते हैं बढ़िया से। चलिए ई हो गया ई। तो यानी EFC देख सकते हैं आप लोग, एक क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो इस त्रिभुज बन गया है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों के एक यहाँ त्रिभुज दिख रहा होगा और एक यहाँ दिख रहा होगा, ADE दिख रहा होगा। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है हम लोगों को, सर्वांगसम करेंगे। चलिए सर्वांगसम के लिए आप लोग को ये पता ही होगा कि याद कीजिए सर्वांगसम होता कैसे है। तो पता है, कोई दो त्रिभुज में याद कीजिए, अगर तीनों भुजाएं इसका संगत भुजाएं अगर बराबर रहे, मान लीजिए ऐसे रहे, तो हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल एस से होता है, क्या होता है, सर्वांगसम होता है। ठीक है ना। अच्छा, सर्वांगसम कौन कौन विधि से होता है, अच्छा ये भी जान लीजिए। अगर कोई दो त्रिभुज में अगर ये भुजा इसके बराबर है, मान कर चलिए, चाहे किसी के बराबर, कोई दिक्कत ना, चाहे कौन इसके बराबर है। ठीक ना। और फिर एक भुजा इसके बराबर, यानी कि देखिए डबल कट से डबल कट, तो ये जो हो जाएगा ना, ये होगा एस से हो जाएगा, क्योंकि साइड एंगल साइड होता है इसका मतलब, यानी भुजा कौन भुजा होता है। अच्छा, एक और होता है क्या, एक और जान लीजिए। टोटल 5 गो होता है, वो पाँचों हम लोग जानने वाले हैं। ट्रिपल एस, एस। एक होता है मान लीजिए ASA होता है, यानी कोण फिर भुजा और फिर कोण। इसमें देखिए कोण फिर भुजा और फिर से कोण, तो ए हो जाएगा ASA, ए हो जाएगा ASA हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा एक और होता है वो भी जान लीजिए, तो वो कौन चीज़ होता है, तो देखिए तो दो त्रिभुज अगर मान लीजिए दोनों का कोण अगर बराबर है, कोई भुजा वाला है अलग से भुजा, ठीक है ना, कॉमन भुजा नहीं, यानी एक कोण इसके बराबर, फिर एक कोण इसके बराबर मान लीजिए, फिर एक भुजा इसके बराबर, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल ए एस से बोलते हैं, डबल ए एस से ही होगा सर्वांग होता है। अच्छा एक और जान लीजिए, एक और देखिएगा आर एच एस से होता है। आर एच एस मतलब देखिए कैसे, आर एच एस में क्या होता है वो भी जाना जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा ये देखिए ध्यान से, ये 90-90 दोनों बराबर हो गया, ये वाला कोण ये वाला बराबर हो गया। अच्छा ये वाला भुजा से ये भी बराबर हो सकता है, चाहे ये भी बराबर, कोई भी भुजा बराबर है, इसको बोलते हैं आर एच एस से बोलते हैं, आर एच एस से बोलते हैं सर्वांग इसको बोलते हैं। तो ये 5 विधि से हम लोग सर्वांग करते हैं, और सर्वांग का मतलब ये होता है कि दोनों हम सकल होता है, ठीक है, यानी दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर, क्योंकि सर्वांग के मतलब ही होता है कि हम सकल जब भी रहेगा तो दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर ही होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ट्रिपल एस से होता है, एस से होता है, ए से होता है, ठीक है ना, फिर डबल ए से होता है, फिर आर एच एस से होता है। अच्छा अगर आप लोगों को कोई अगर डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप लोगों के क्या डाउट है, वो कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो इतने तरीके से हम लोग सर्वांगसम करते हैं। सर्वांगसम का मतलब ही जानना है तो जान लीजिए, देखिए त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी, इसका नाम था मान लीजिए ए बी सी, और इसका नाम था मान लीजिए त्रिभुज ई बी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम लिख देंगे त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज क्या लिख देंगे डी ई एफ लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ये होता है। चलिए तो उसी प्रकार से हम लोग देखिए दो त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए आप लोगों को वो वीडियो बहुत सारा आएगा, आप लोगों को मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, ऐसा तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये दो त्रिभुज जो है आप लोग को दिख रहा होगा, एक है ई एफ सी त्रिभुज और एक है ए डी ई त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कैसे करेंगे, है ना, यानी किस नियम पे जाएगा वो, कौन सा नियम पर जाएगा, पांचों कसौटी, इसको बोलते हैं कसौटी, ये भी याद रखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कसौटी बोलते हैं, इसको कसौटी बोलते हैं, यानी आर एच एस कसौटी, यानी पांचों कसौटी होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, ए डी ई और एक है सी ई एफ, दोनों का कैसे होगा, सर्वांगसम होगा। तो चलिए सर्वांगसम करते हैं इसको पहले, अच्छा इसको रहने देते हैं, इसके बाद हम मिटाएंगे इसको अभी, लेकिन पहले इसको पहले सर्वांगसम कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज, त्रिभुज देखिए लिखिए पहले ये वाला ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, और कौन सा त्रिभुज है, सी ई एफ है, तो ये भी लिख दीजिए त्रिभुज सी ई एफ में, त्रिभुज सी ई एफ में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा एक बात यहाँ पर जान लीजिए, तो ये दोनों तो बराबर दिख ही रहा है, ए ई बराबर ई सी, ए को तो दिख ही रहा है। अच्छा ई वाला कोण आई कोण दोनों बराबर दिख ही रहा है कि नहीं। अच्छा और भी हो सकता है क्या, और भी हो सकता है क्या, देखिए तो थोड़ा सा, अच्छा ये दोनों समांतर है, देखिए समांतर है ना, तो समांतर है तो देखिए तो ई वाला कोण जो होगा और ई वाला कोण जो होगा बराबर नहीं हो जाएगा, सोचिए, क्योंकि बताइए, क्योंकि याद कीजिए दो समांतर अगर लाइन रहता है और इसके बीच में एक लाइन अगर ऐसे रहता है जिसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तिर्यकछेदी रेखा बोलते हैं। तो याद कीजिए ई वाला कोण कोण बराबर होता है कौन से नियम से, अल्टरनेट एंगल, यानी एकांतर कोण से होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, एकांतर कोण बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा एकांतर कोण। अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो ये भी याद कर सकते हैं, अल्टरनेट एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। एकांतर कोण होता है जो जेड बनता है, तो देखिए उल्टा जेड बन रहा होगा, देखिए ऐसे आके, ताकि हम समझाते हैं ऐसा ट्रिक से कि जहाँ जेड बने, जेड में दोनों बराबर होता है, कौन नियम से बराबर होता है, ये याद रखिएगा, तो एकांतर कोण से बराबर होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए और हाँ ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यह इस क्वेश्चन को आप लोगों को 5 नंबर मिलने वाला है इस क्वेश्चन में, यानी हमेशा ही 5 नंबर में ही आता है, ये भी याद रखिएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो। अच्छा यहाँ पर BC था, चलिए अच्छा इधर भी कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा सकते हैं, मिटा देते हैं इसको, ताकि आपको समझ में बढ़िया सा। अब देखिए तो त्रिभुज आप लोगों को पता ही चल गया होगा, AAS, देखिए तो डबल AS ना हो गया, यहाँ भी देखिए तो डबल A, एक कोण और फिर भुजा, यहाँ भी कोण भुजा हो गया, यानी डबल AS, यानी इस वाला नियम से यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो चलिए हम लोग देखिए त्रिभुज लिख भी लिए हैं, और लिख लेते हैं कोण के बारे में भी, यानी कोण ADE किसके बराबर होगा, बोलिए जल्दी से, यहाँ पर तो CFE के बराबर, तो कोण लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर CFE के बराबर, ठीक है। तो कौन नियम से लिखिए आप इसको, तो एकांतर कोण से, यहाँ पर लिख दीजिए एकांतर कोण से लिखे हैं। चलिए इसके बाद देखिए ई वाला कोण DEA, कोण यहाँ लिख सकते हैं, चाहे AED भी कह सकते हैं उसको, कोण AED, ऊपर से देखिए कोण AED आया। अच्छा इधर से होगा CEF हो जाएगा, कोण CEF हो जाएगा, और CFE कैसे होगा, तो ये हो गया सम्मुख कोण, ये कौन से नियम से होगा, सम्मुख कोण आप लोगों को पता ही होगा, जब भी दो लाइन ऐसे अगर मान लीजिए
इंटरसेक्ट करता है, कटता है, तो ए वाला कोण सामने का कोण होता है सम्मुख कोण। अच्छा ए वाला कोण भी ए वाला कोण दोनों बराबर होगा आपस में, ठीक है। अच्छा इसका एक और नाम है, याद रखिएगा, सम्मुख कोण का दूसरा नाम भी याद रखिएगा। चलिए इधर मैं बता दूं आप लोगों को, ये दोनों कोण बराबर, फिर ये दोनों कोण भी बराबर आपस में, इसको हम लोग बोलते हैं सम्मुख कोण। क्लियर है, सम्मुख कोण बोलते हैं। और इसका एक और नाम है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इसका एक और नाम क्या है, शीर्षाभिमुख कोण इसका भी नाम है, दो नाम इसका है, तो दोनं नाम आप लोग याद रखिएगा इसका। चलिए सम्मुख कोण यहाँ पर हो गया। अच्छा एक भुजा कॉमन था, ए ई और सी ई दोनों देखिए बराबर है, ए ई और सी ई दोनों बराबर है। अब लिखिए कहाँ से, तो लिख दीजिए दिया हुआ है, दिया हुआ। कहाँ से बराबर है, क्योंकि दिया हुआ है। देख लीजिए ए ई बराबर सी ई, या ई सी भी कर सकते, एक ही बात है ना, इसी बोलिए चाहे सी बोलिए, एक ही बात है। अब यहाँ तक हो गया, तो इसको हम लोग डिलीट करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो को पॉज करके आप लोगों को पीछे देखना पड़ेगा फिर। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इन दोनों त्रिभुज लिख लिए हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज। त्रिभुज लिख देंगे ए डी ई सर्वांग सम। इधर आसानी से आप सी ई एफ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सी एफ लिखने के लिए आपको यहाँ देखना होगा कि कौन होगा। देखिए ए ई बराबर सी ई, तो ए ई देखिए तो ऐसे है ना, तो सी ई देखिए तो सी ई ऐसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कोई होगा, चाहे ई सी भी लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा देखिए तो यहाँ पर क्या है, ए डी ई है, ए डी देखिए लाइन से है, तो देखिए सी एफ ई होना चाहिए, सी एफ ई। अच्छा यहाँ एफ लिख देंगे तो हो जाएगा, इसमें कहाँ हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, यानी कि नहीं होगा। अच्छा एक और से चेक कर लीजिए, इस वाला से चेक करिए, ए ई बी जिस तरीके से इधर है देखिए, तो ए ई यानी फर्स्ट से लास्ट में गया फिर शुरू में आया, ठीक है, तो उसी तरीके से इधर भी होना चाहिए। तो देखिए सी ई एफ सही है, देखिए तो सी ई एफ तो फर्स्ट से इसमें देखिए लास्ट में गया फिर शुरू में आया ना, यानी कि यही होगा। यानी कि ए डी ई जो त्रिभुज है सी एफ ई के सर्वांग सम होगा, सी एफ ई के सर्वांग सम होगा। और नियम से होगा तो डबल ए एस से होगा, डबल ए एस से हुआ, ठीक ना, क्योंकि आप कुछ नहीं ले सकते। जैसे देखिए त्रिभुज ए डी ई सर्वांग सम आप सी ई एफ लिख सकते हैं क्या, सी एफ ई, चाहे कुछ भी अपने मन से कुछ भी नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक एक होगा, यानी कोई कह सकते हैं कि कोई एक ही को होता है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर ये भी देखना होता है कि ए डी बराबर सी होना चाहिए, फिर डी बराबर ये होना चाहिए, ये देखना होता है इधर से हम लोग को जो दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। इसीलिए आप कुछ भी नहीं ले सकते सर्वांग सम में, ठीक है ना, कोई एक एक होगा। कौन होगा, तो सी एफ ई वाला होगा, सिर्फ सी एफ ई वाला होगा। तो अब यहाँ से देखिए तो ए डी बराबर हम लोग सी एफ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, सी पी सी टी से। ए डी बराबर सी एफ ले सकते हैं, और इसको लिखते हैं कौन चीज़ से, सी पी सी टी से। याद रखिएगा सी पी सी टी से क्या ले लेंगे, ए डी बराबर सी एफ, यानी कि शुरू का 2 लिए ना अंक, यहाँ भी शुरू का ही 2 लेटर ले लेंगे। ओके, शुरू का 2 लेटर लिए तो शुरू का ही 2 लेटर ले लेंगे। ए डी बराबर सी एफ, तो देखिए तो ए डी बराबर अच्छा ए वाला ए डी बराबर यानी ये पूरा जो है ना इसके बराबर हो गया, ए डी बराबर सी एफ हो गया। चलिए और भी है क्या, अच्छा अब आगे देखिए तो थोड़ा सा ही तो हो गया। अब इसको छोड़ दीजिए, इसको फर्स्ट मान के भी इसको पर छोड़ दीजिए। अच्छा एक बात और जान लीजिए, ए डी और बी डी बराबर था, तो चूंकि लिख सकते हैं कि ए डी बराबर बी डी था, ए डी बराबर क्या था, बी डी था, ठीक है ना, ए डी बराबर बी डी था, तो हम कह सकते हैं ना कि बी डी और सी एफ दोनों बराबर होगा, क्योंकि ए डी बराबर सी एफ है, ए डी बराबर बी डी। तो अगर कह सकते हैं कि इधर वाला बराबर रहता है, यानी बायां पक्ष बराबर रहता है, तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि बी डी जो होगा ना वो सी एफ के बराबर होगा, बी डी जो होगा क्या होगा, सी एफ के बराबर होगा। बस इतना कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये भी बात कह सकते हैं कि हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि बी डी जो है ना वो देखिए तो सी एफ के समांतर है, बी डी जो है ना सी एफ के समांतर है, क्योंकि ए बी ही समांतर था बी डी के, तो बी डी भी समांतर होगा सी एफ के। तो अब एक बात बताइए, जब अगर किसी भी चतुर्भुज में किसी भी याद कर लीजिए किसी भी चतुर्भुज में याद रखिएगा एक बात को कि अगर ये दोनों बराबर रहे और दोनों समांतर भी रहे, ठीक ना, किसी भी चतुर्भुज मान लीजिए ए बी सी डी चतुर्भुज नाम है, तो किसी भी चतुर्भुज में याद रखिएगा कि अगर ए बी बराबर सी डी, ठीक ना, यानी सामने वाला भुजा जो है ना बराबर रहे और समांतर भी रहे, तो हम कह सकते हो वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। दूसरे वाला भुजा से आपको पूछना ही नहीं है कि बराबर है कि समांतर है, रहे चाहे नहीं रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक कह सकते हैं कि अगर एक भुजा समांतर भी रहे और बराबर भी रहता है तो हम कह सकते हैं कि इसका समांतर चतुर्भुज का ये नियम है कि वो समांतर चतुर्भुज होगा। क्लियर यहाँ तक, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि बी सी एफ डी क्या हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बी डी जो है ना, बी डी क्या है, समांतर भी है सी एफ के और बराबर भी है सी एफ के, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो कह सकते हैं ना कि बी सी एफ डी एक हो जाएगा, वो चीज समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिख लेंगे इसलिए बी सी एफ डी एक
समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए ये हो गया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बी सी एफ डी जो समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज याद रखिएगा कि क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है और समांतर होती है। आप लोगों को पता होगा कि किसी भी समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए ए बी सी डी, मान लीजिए ए क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि सामने की भुजा बराबर और समांतर भी, यानी ए बी और सी डी जो है ना, समांतर भी होगा और बराबर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से अगर हम कहते बी सी जो होगा समांतर होगा डी ए के और बराबर भी होगा डी ए के, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको हम लोग डिलीट भी करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखिए। तो देखिए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बी सी बराबर डी एफ हो जाएगा क्या, इसमें देखिए तो बी सी बराबर कह सकते हैं कि डी एफ हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हो गया कि बी सी बराबर, क्योंकि ए वाला जो है ना समांतर चतुर्भुज यहाँ पर सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ। बी सी और डी एफ क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। अब देखिए तो बी सी जो कहते हैं यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। अच्छा डी एफ को देखिए तो कह सकते हैं डी एफ को डी ई प्लस में ई एफ, ठीक है, डी ई प्लस में ई एफ हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा तो बी सी जो कहते हैं बी सी लिखिए और डी ई को हम लोग डी ई ही लिखेंगे। अब बोले काहे डी ई लिखे, क्योंकि देखिए डी ई बराबर 1/2 बी सी लाना है, यानी कि डी ई और बी सी को रहने देना, हम लोग यही सिद्ध करना है। डी ई और बी सी को हम लोग को रहने देना है ना। अच्छा एक बात और जान लीजिए, यहाँ पर हम लोग ये भी सिद्ध करेंगे, पहले यही वाला कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, बी सी बराबर डी ई। अच्छा ई एफ को भी हम लोग डी ई लिख सकते हैं, क्योंकि डी ई बराबर ई एफ, डी ई बराबर में ई एफ हो जाएगा, डी ई बराबर ई एफ हो जाएगा। ये कहाँ से, देखिए डी बराबर ई एफ, ई कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ से सीपीसीटी से, देखिए यहाँ पर नहीं लिए थे तो यहाँ ले लीजिए, डी बराबर सीपीसीटी के डी अंतिम का 2 को ले लिए डी ई और यहाँ से ले लेंगे एफ ही, तो ये आपको एफ ही ले लीजिए। इसको कह दीजिए ए भी हो गया सीपीसीटी से हो गया ना, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, डी बराबर एफ ही। तो देखिए तो हम लोग लिख देंगे कहाँ से, समीकरण सेकेंड से लिखे हैं ये बात को, है ना। समीकरण सेकंड से इस बात को लिखे हम लोग क्या कि ई एफ के बदले में, देखिए ई एफ के बदले में डी ई लिखे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा अब देखिए तो यहाँ पर डी ई प्लस डी ई मिलकर 2D हो गया, ठीक ना, और यहाँ पर बी सी हो गया। तो डी ई बराबर देखिए तो कितना आ गया है, अगर 2 इधर जाएगा तो बट्टा में जाएगा, यानी कह सकते हैं कि डी ई बराबर 1/2 बी सी हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तो ये सिद्ध हो गया ना कि डी बराबर 1/2 बी सी, यही सिद्ध करना था हम लोग को। अच्छा हाँ, आप कहिएगा कि एक और सिद्ध करना था कि डी समांतर बी सी, ये कहाँ सिद्ध किए, डी समांतर बी सी के समांतर। तो देखिए ये भी सिद्ध हो जाएगा कैसे, क्योंकि चूंकि याद कीजिए बी सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, यही ना। तो लिख लीजिए, तो चूंकि एक समांतर चतुर्भुज में याद कीजिए आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है। तो कह सकते हैं ना कि बी सी समांतर किसके, डी एफ के। बी सी समांतर किसके था, डी एफ के था। तो चलिए हम लोग इधर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ही कि चूंकि देखिए तो बी सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, चूंकि बी सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि बी सी समांतर किसके होगा, डी एफ को होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी समांतर किसके होगा, डी एफ को होगा, बी सी समांतर किसके होगा, डी एफ को होगा। देखिए तो ए बी सी जो है ना समांतर किसका होगा, डी एफ को होगा। चाहे आप ये भी कह सकते हैं कि डी एफ समांतर होगा किसके, बी सी के समांतर होगा। तो जब बोलिए जब डी एफ ही पूरा समांतर है, बी सी के पूरा समांतर है, तो इसका आधा भी जो है ना वो भी तो समांतर ही होगा, यानी कि उसी लाइन में ना है। तो यानी कह सकते हैं कि डी ई, इसलिए डी ई समांतर बी सी। तो ये भी सिद्ध हो गया, देख लीजिए दोनों सिद्ध हो गया। अब लिख दीजिए यहाँ पर सिद्ध हो गया, दोनों सिद्ध। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी जो होगा वो बी सी के भी समांतर होगा और डी जो होगा क्या होगा, बी सी के आधा होगा, यानी तीसरी भुजा के आधी होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। तो आशा करता हूँ लोग कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हमसे लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, यानी क्लास 9th क्लास 10th के या क्लास 8 का लाइव सेशन में फेसबुक लाइव जुड़ना है, नीचे दिए गए लिंक से जाकर आप लोग वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर अपडेट आप लोग को मिलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।